हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? अच्छे से हो? होने भी चाहिए। मैसेज में हाँ या ना बता दो यार कि कैसे हो। अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो बताओ मुझे कैसे हो। मैं तो देख ही रहा हूँ लाइव चैट, तो मैं देखता ही रहता हूँ हमेशा आपका। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा, बिना किसी गिले किए हुए उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा 11 का पार्ट है, आपको याद है? ठीक, कि MWF में 11 का पार्ट चलता है और TTS में 12 का पार्ट चलता है। ठीक है, सो हम जो पिछली क्लास में कर रहे थे टैकेज गिपिंग्स ऑन द वर्क एनर्जी कर रहे थे ना, तो मैंने बहुत सारी चीजें उसमें बताई थी कि कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया था आपको। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था कि कैसे सिर्फ वर्क एनर्जी को यूज करके। ठीक है ना, वर्क एंड एनर्जी वर्कन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस यही किया था हमने। पूरा का पूरा जो क्लास है इसी रिलेशन पे डिपेंड था, और डिफरेंट केसेस में आपको वर्क कैलकुलेट करना आ गया था। और मुझे याद है, जहां तक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने खत्म किया था वो था एक वर्टिकल सर्कल को लेके, कि वर्टिकल सर्कल के केस में मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी ताकि वो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो अब इस सेशन को और आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, रोगिरा सिंह, हेलो बेटा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्क एनर्जी का वो सेशन जहां पे हमने लास्ट किया था कि ये एक बॉब है जो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे बांध दिया था, कि इसको पूछा गया था कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ ताकि ये पूरी सर्कल कंप्लीट कर ले। मैं यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट से यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर ये रोल ना हो। ठीक, ऐसे रोटेट करता रहे। क्लियर? तो याद है आप लोगों को क्या बोला था मैंने कि यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? √2gh। मतलब यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर अगर आप सॉरी √5gh अगर इतने से फेंकोगे कि ये पार्टिकल पूरे सर्कल को कंप्लीट करेगा, और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा उस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? √g। ठीक है, अच्छा h क्या है बेटा? ये। ठीक, तो अगर इसको l मान लेते हैं तो मैं इसको l लिख लेता हूँ, √5gs। तो यहाँ पे जो स्पीड होगा वो कितना होगा? l होगा। कभी कभी रेडियस गिवन होगा, कभी h गिवन होगा, कभी l गिवन होगा, जो भी गिवन हो इस लिंक को जो भी गिवन हो वही लेना। अगर r गिवन है तो r लिख लेना, l गिवन है l लिख लेना, h गिवन है h लिख लेना, जो भी चीज चाहो वो लिख लो। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो इस तरीके से तो सवाल ये है कि देखो, मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में? टू कंप्लीट द सर्कल द यू, जहां जो यू आप लिख रहे हो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl। ठीक है, मतलब यू की वैल्यू अगर कम से कम इतनी रखोगे तो ये सर्कल कंप्लीट करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी √gl होगा। और इससे ज्यादा अगर तुमने रखा कि यहाँ डेफिनेटली सर्कल को कंप्लीट करेगा, तो अगर मान लो कि सवाल ऐसा पूछ किया गया कि यहाँ √5gl की वजह अगर √10gl से अगर आपने फेंका होता तो वो किस स्पीड है एट दिस पॉइंट? ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से लाकर इसको करेंगे। पहले इस पर्टिकुलर केस में ये बता दो कि इस जगह पे इसकी स्पीड कितनी होगी। यहाँ √5gl है, यहाँ √gl है, तो इस जगह पे कितनी स्पीड होगी? कैसे करेंगे बता दो, सोचो। सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। बताओ बताओ कि जितने स्पीड से आपने फेंका है यहाँ उसकी कितनी स्पीड होगी। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। याद रखना कि ये जो पूरा का पूरा जो वर्क एनर्जी कर रहे हैं, हमेशा याद रखना, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सवाल डेफिनेटली इस चैप्टर से आना है। ठीक, और किस्मत अच्छी रही तो ज्यादा सवाल भी आ सकते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को बहुत सारे सवाल में यूज किया जाएगा। कुछ एक कॉन्सेप्ट जिसके बगैर फिजिक्स ठीक है ना चलती नहीं है, वो है मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, और थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? तो अभी फिलहाल मोमेंटम कंजर्वेशन पे आगे ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। 11 क्लास में मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह पे क्वेश्चन करवाया था, याद है तुम लोग को? गन एंड बुलेट सिस्टम वगैरह वाला लिया था, एक बम जो है एक्सप्लोड हो रहा था 2 या 3 पार्ट में, तो ये सारे क्वेश्चन किए थे मोमेंटम कंजर्वेशन पे। आगे मोमेंटम कंजर्वेशन आपको अच्छे से आता है। अब हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करके। तो एनर्जी, ठीक, हम यहाँ पे सब कुछ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करें, क्योंकि जो भी सिस्टम है हमारे पास वो मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब देखो, पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया आपने तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा।
और काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मोशन से रिलेट करता है, मतलब जितनी स्पीड उतनी उसके अनुसार काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर। और क्योंकि एनर्जी है तो स्केलर क्वांटिटी है, कि इसको कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं होगा, ये सिंपल स्केलर तरीके से ऐड हो जाता है। गोजूल और गोजूल है तो वो 4 जूल ही होगा, लेकिन अगर वेक्टर होता तो गोजूल और गोजूल का एडिशन 0 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, और 0 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकता था, डिपेंड करता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। तो ये वेक्टर है नहीं, तो ऐसे भी हमारा आधा टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो गया कि डायरेक्शन को लेके कोई चर्चा यहाँ पे नहीं है। काइनेटिक एनर्जी को लेके वो पोटेंशियल एनर्जी जो हो क्या बेटा, वो कंफिगरेशन डिपेंडेंट चीज है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करके, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ हुआ, जैसे कुछ एक सिंपल सी बातें मैं यूज कर रहा हूँ जो जनरल लाइफ में हमें देखने को मिलती है, थोड़ा अच्छे से सोचोगे कि उसके ऊपर और अच्छे से समझ आएगा। हमारा जो घर बनता है, उस घर को बनाने में जितने भी मजदूर हैं वो बहुत फिजिकल वर्क करते हैं, बहुत सारी एनर्जी लूज करते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो ये जो हमारी सराउंडिंग है या जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसका ये काम है कि इस एनर्जी को कंजर्व करके रखना, क्योंकि एनर्जी कभी भी बर्बाद नहीं होती और ना ही आप उसको बना सकते हो, बट वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट हो जाती है। और फिजिक्स टोटली पूरा का पूरा सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड करके, आप यूं मानो कि यूनिवर्स इज एनर्जी, यूनिवर्स इज गेम ऑफ एनर्जी। मतलब पूरा का पूरा जो यूनिवर्स में जो भी चीज चल रहा है ना, वो सारा एनर्जी का ही गेम है। ठीक, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट, यही चलता रहता है। और इसी के बारे में प्रॉपर डिस्कशन हम पूरे फिजिक्स में कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज समझ में आ गई बात। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कन्फिग्रेशन डिपेंडेंट। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि मजदूर के बारे में, कि जब भी हमारा घर बनता है तो घर में जो वर्कर जो भी काम कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी लूज करके उसका बहुत बहुत सारा फ्रैक्शन जो है, वो ये जो वाल जो बनकर तैयार है यहाँ स्टोर हो जाता है। यहाँ पे कौन कौन सा एनर्जी है बेटा, दो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए हमने सीमेंट बालू वगैरह यूज किया, सैंड वगैरह यूज किया। ठीक है, तो उसकी अपनी एक बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, दूसरा जो मजदूर ने काम किया है या फिर जो भी हम लोगों ने भी काम किया है, वो सारी एनर्जी भी यहाँ पे स्टोर है। तो सवाल यह है कि जिस भी पार्टिकल के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक, वो उतना ही रैंडम होगा, उतना ही रैंडम होने की चाहत होगी उसमें। जैसे मान लो कि मैं सिंपल सा एग्जाम्पल, चलो बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ आता है, मैं एनर्जी को पैसे से रिलेट कर दूं। मान लो कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक, करोड़ों रुपए है, तो क्या कभी अभी बैठ के आप ये लेक्चर देख रहे होते? बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड होंगे लेक्चर देखने में। ठीक, वो तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए टीचर सामने वाला अच्छा है, इसलिए हम बैठ के लेक्चर उसका देख रहे हैं। ठीक, क्योंकि पढ़ाई हमारी मजबूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे लाइफ का गोल क्या है, कि पैसा हमें कमाना है। इस चीज को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पैसा ध्यान में रख के पढ़ाई नहीं की जाती। क्यों? पढ़ाई तो एक खूबसूरत सी चीज है जो कि हमारी जहन में होना चाहिए। ये तो एक मतलब सीखने की प्रवृत्ति है, इससे मनी को रिलेट नहीं करना चाहिए। ठीक, लेकिन क्या करें, आजकल का जो पूरा जो वर्ल्ड है, इसी पे चलते हैं। पढ़ाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं। ठीक, यही मेन मोटिव हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। खैर छोड़ो इस बात को। मैंने बोला कि आपके पास बहुत पैसा है, तो आप बिल्कुल रैंडम होंगे। कभी आप आसानी से प्लेग्राउंड में घूम रहे होंगे, कभी आप पब में डांस कर रहे होंगे, ठीक, कभी बियर बार में बैठ के बियर पी रहे होंगे। ऐसी बस एग्जांपल ले रहा हूँ, बड़े लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। ठीक, आप जब बड़े हो जाओगे तो फिर आपके लिए डिस्कशन कर रहे हैं लोग। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है, ये कौन की मतलब आपने एक रैंडम सिचुएशन, मतलब एनर्जी इतनी ज्यादा है आपके पास कि आप अपने पैसे को जगह 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 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। ठीक, लेकिन वहीं पे एक जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो बेचारा एक कोने में बैठ के ना अपना सारा काम कर रहा होगा। एक जनरल जो लाइफ है, जो हमारी तरह वो नहीं जी सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, एनर्जी कम है। तो जिसके पास एनर्जी कम है ना, वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब, और जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो अनस्टेबल है। कहने का मतलब वो भागता रहेगा चारों तरफ कि कैसे उस एनर्जी को लूज करे। तो इसीलिए हमारी जो घर की जितनी भी वॉल्स वगैरह बनी है, चाहे कोई भी बिल्डिंग्स बनी है, हमारे पास जो हमारे ब्रिजेस वगैरह बने, एनीथिंग, सब कुछ, हर एक पार्टिकल के पास बहुत एनर्जी है। और वो एनर्जी किस कारण से आया? एक तो बाइंडिंग एनर्जी जो उनको जबरदस्ती जोड़ के रखा है आपने, ठीक, एक जो उसको बनाने में वर्कर्स ने काम किया है, ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप के एनर्जीज होंगे, वो सारे स्टोर्ड है वहां पे। अब वो बेचारा मॉलिक्यूल चाहता है कि किसी तरीके से उस एनर्जी को लेकर वो आजाद हो जाए, क्योंकि उसके पास बहुत एनर्जी है। ठीक, जैसे ही
एक भूकंप का झटका आता है, अर्थक्वेक आता है, और जिस समय हम इस मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी उस अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, ठीक, उसी समय इसकी वाइब्रेशन सबसे तेज आती है और घर जो है वहीं पे गिर जाता है। देखा ना, इस तरीके से अक्सर ये होता है। तो सवाल ये पूछा कभी भी अपने आप से कि आखिर ये घर गिरा क्यों? ठीक, बहुत सारे कारण है। इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स आजाद होना चाहते हैं, उनके पास बहुत एनर्जी है, कुछ हमने दे दी है अपने काम करने से, कुछ उसके पास बाइंडिंग एनर्जी है, वो उस चंगुल से आजाद होना चाहता है। हर ये सिर्फ एक ह्यूमंस के लिए नहीं है, ये मतलब यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल के लिए ये वैलिड जो स्टेटमेंट मैंने तुम्हारे सामने की है। और यही कारण है जिसकी वजह से हम कि कोई भी घर या कोई भी ब्रिज भूकंप के झटके से भी गिर जाता है, जस्ट फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। ठीक, खैर ये लाकर बात है, ये बहुत बड़ी डिस्कशन है जो कि हम आगे करेंगे जब आप एक अच्छे जगह पे पहुंच जाओगे, एक अच्छा फिजिक्स के नॉलेज वाले पर्सन हो जाओगे, तो हम इस पर डिस्कशन करें, कुछ आगे अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल हमारा जो पार्ट है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको हम ये बात समझ में आ गई थी, ये पिछले क्लास में हमने किया था। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली रिलेट करता है कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो सवाल है कि अब ये नया तरीके का फोर्स कहां से आ गया कंजर्वेटिव? ये कोई नया फोर्स नहीं है बेटा, नए तरीके का नाम है। जैसे मेरा नाम सौरभ है, कुछ दिन बाद किसी को अच्छा लगा मेरा नाम गौरव बोलने लगे, तो वही बात है, हूं तो मैं एक ही। अब कोई मुझे सौरभ बोल रहा है, कोई गौरव बोल रहा है, कोई मुझे कुछ भी, अगर कोई भी कैसा भी नाम दे सकता है। ठीक है, तो वो क्यों डिपेंड करता है सिचुएशन। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स वही फोर्सेज है जो हमने पढ़ा है। ठीक, मतलब जितने भी सेंट्रल फोर्सेज होते हैं ना, उन सबको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और कंजर्वेटिव के कारण एक क्लोज रूप में हमेशा वर्क जीरो आता है। मतलब आप यहाँ से उस फोर्स के कारण एक पार्टिकल को यहाँ से खींचकर यहाँ पे लेकर आए और वापिस यहाँ पे लेकर गए, ठीक है, तो ओवरऑल जो वर्क होता है वो जीरो होता है और वो पार्ट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। मान लो कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, उसको सिर्फ इतना से मतलब है कि इनिशियल और फाइनल क्या है। आप किसी भी रास्ते से होकर जाओ, डजंट मैटर, उसका जो वर्क होगा वो फिक्स्ड होगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे फोर्सेज को जिसके कारण वर्क क्लोज लूप में जीरो हो जाए एंड जिसके कारण वर्क पार्ट से इंडिपेंडेंट हो जाए, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, और खुशकिस्मती ये है कि जितने भी सेंट्रल फोर्सेज होते हैं वो सारे कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक, तो वन ऑफ देम इज फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, ये भी है। ठीक, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसी को बोलते हैं हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बिग नेगेटिव साइन इज कॉल्ड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कारण देखो, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है, अभी जैसा कि डेफिनेशन पढ़ा, जिसके कारण वर्क में सॉरी क्लोज लूप में वर्क जीरो। तो मान लो कि यहाँ से चलकर यहाँ आने में जितनी एनर्जी उसने लूज की होगी, अगर वापिस इस जगह पे आए उतनी एनर्जी उसने गेन कर ली होगी। मतलब कॉन्फ़िगरेशन जैसे रीस्टोर हुआ, मतलब यहाँ से चलकर आप वापस यहाँ पे आए, जितना एनर्जी लूज किया था उतनी एनर्जी आपने वापस गेन कर ली, ओवरऑल लॉस इन एनर्जी क्या हुआ? जीरो। भाई यहाँ से आ जाने में गजदुल खर्च हुए, यहाँ से आने में गजदुल आपको वापस मिल गए, ठीक है, ये वही बात है, यहाँ से आ गए रास्ते में पापा मिल गए, 50 रुपए दे दिया, ठीक है ना। अब जब वापिस आ रहे कि यहाँ पानी पूरी वाला मिल गया, पानी पूरी समझते हो ना, गुपचुप बोलते हैं पानी पूरी, समझ रहे हो यार। ठीक है, यहाँ पे आए पानी पूरी वाला, बोलो 10 रुपए खर्च हो गया, आप घर पे आए जीरो लेकर चले के जीरो यहाँ पे। ठीक, यही बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? मतलब जाते वक्त जितनी खर्च हुई, आते वक्त अगर उतनी मिल गई, या फिर यूं बोलो जाते वक्त तुम्हारे पास 10 रुपए थे, तुम गए पानी पूरी वाला उस समय मिला, खर्च हो गया, मार्केट गए, चेहरा वो कर गया, अब वापिस मार्केट से वापिस आ रहे के रास्ते में पापा मिल गए, उसने 10 रुपए दे दिए। ठीक, देयर इज नो लॉस, लेके लेके गए, क्यों कर लिया, हमारे पास वापिस आ गया। ठीक है, आप पापा के लॉस के बारे में डिस्कशन मत करना, क्योंकि वो तो पापा का काम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब जब भी कॉन्फ़िगरेशन रीस्टोर होता है, ठीक, तो एनर्जी भी, जैसे मान लो कि ये दो पेन्स है हमारे पास, इनके बीच का ये गैप लेट कंसीडर कुछ 10 सेंटीमीटर, ठीक, इसको मैंने ऐसे खींचा और फिर वापस यहाँ 10 सेंटीमीटर पे लेकर आ गए, फिर एनर्जी उतनी ही हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ खींचने में जो एनर्जी लॉस हुई होगी, वापस से यहाँ पे आने में उतनी एनर्जी वापस से गेन होगी, और फिर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन वापस से रीस्टोर हो गया। कॉन्फ़िगरेशन वापस से रीस्टोर मतलब एनर्जी वापस से रीस्टोर। समझ में आ गई बात? इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव फोर्स के अक्रॉस हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी बाकी किसी फोर्स के अक्रॉस नहीं किया जाता, क्योंकि बाकी फोर्सेस के कारण एनर्जी लॉस हो जाती है। जैसे मान लो एग्जांपल फ्रिक्शन, जैसे मान लो कि एक सरफेस है,
यहाँ से एकदम रगड़ के, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, रगड़ता हुआ इसके ऊपर, ठीक है, तो देखना बहुत सारी एनर्जी, जैसे वो क्रॉस होगा नीचे वाली सरफेस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो है ना उस घर्षण, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट के फॉर्म में बर्बाद हो जाती है, और जो एनर्जी हीट के फॉर्म में जाए उसको बड़ा मुश्किल होता है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना। समझ में आ गया? तो फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से कभी भी एनर्जी जो है रीस्टोर नहीं हो पाती, वो हमेशा लॉस होती है, क्योंकि अगर इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ठीक, वर्क नेगेटिव एनर्जी लॉस किया उसने। जब पार्टिकल इधर आएगी तो फ्रिक्शन अगेन पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है, फिर से एनर्जी वो लॉस करेगा, तो फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू लॉस द एनर्जी, ठीक है ना, और वो जो एनर्जी जो लॉस होती है वही तो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फ्रिक्शन के क्रॉस कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जाती, क्यों? क्योंकि ब्लॉक यहाँ से गया और यहाँ वापिस आया, दोनों ही सिचुएशन में उसने एनर्जी को लॉस कर दिया, तो रीस्टोर होने का कोई चांस ही नहीं बनता। समझ में आ गई बात? इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स के क्रॉस ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, ठीक। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं याद रखना, तुम्हारे सिलेबस में बहुत कम है, 11 के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और एक स्प्रिंग फोर्स, यही दो है। जब 12 क्लास में होगे तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नाम का भी एक टर्म हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, ठीक, वो भी हम आगे देखेंगे, जो चार्जेस के कारण होता है, ठीक। मतलब जो मासेस के कारण, जो फोर्स लग रहा होता है ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आ गए, वो फोर्स सेंट्रल फोर्स है, उसकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो, ध्यान से समझो कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंचा और इस रास्ते से घुमाकर मैंने यहाँ पे पहुंचाया, ठीक है ना, ऐसे चल के, तो देखो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, यही है ना डिस्प्लेसमेंट बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का सेपरेशन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का। मान लो एच है, अब इधर से कहीं से भी जा रहा हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा ना। तो देखो ध्यान से, एम जी नीचे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो वर्क क्या हो गया? नेगेटिव। तो क्या लिख देंगे? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एम जी इंटू एच। देखो डेल्टा यू क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू प्लस एम जी एच। तो देख रहे हो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हुआ वो इतना हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट को वापिस यहाँ पे लेकर आ जाए, ठीक है, तो ये जितना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ उतना वापिस से गेन भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक, अब अक्सर करते क्या है कि मान लो, क्योंकि देखो ये चेंज है, ठीक, अब चेंज में जैसे मान लो कि मेरे और तुम्हारे मनी के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 रुपीज है, लेट कंसीडर ऐसा ही एज्यूम कर लो सिंपली, मनी के रूप में ना बच्चों को बहुत आसानी से समझ आके, इसलिए मैं हर टर्म में मैं मनी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे और तुम्हारे मनी के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 रुपीज है। तो अगर मेरे पास 100 रुपीज होगा तो तुम्हारे पास मैं क्या मानूंगा कि भाई जीरो है। मैंने तुम्हें इसलिए माना क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, ठीक, मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलके हैं, तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसे हैं और आपके पास नहीं होंगे। अगर मेरे पास 200 होते तो आपके पास 100 होते, अगर मेरे पास 1000 होते तो आपके पास 900 होते। बात समझ आ रही? मतलब ये जो गैप है, ये गैप 100 का होना चाहिए हमेशा, ठीक। तो अगर इस तरीके से मैं यहाँ पे मान लूं कि अगर किसी बच्चे ने ये मान लिया कि इनिशियल जीरो है, तो वो फाइनल को क्या बोलेगा? एमजीएच। देखो इस ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दो, मतलब इस जगह पे जिस बच्चे ने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोला, तो एच आई के ऊपर उसका क्या आ गया? एमजीएच। क्लियर? और सेम केस में अगर मान लो कि यहाँ ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान से समझोगे, अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया, इनिशियल ये था, फाइनल ये, मतलब जिस बच्चे ने फाइनल को जीरो मान लिया तो उसके लिए इनिशियल कितना आ जाएगा? माइनस एमजीएच। क्लियर है? तो अगर यहाँ जीरो माना तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? माइनस एमजीएच। और एच क्या है? इनके बीच का ये गैप। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। तो अब इन सारी कहानी को एक स्टेटमेंट में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितनी भी कहानी हमने कही है, ये अब तक जो भी हमने सीखा है उसको मैं बस एक ही स्टेटमेंट में यहाँ लिखूंगा और उसी को अब आप याद रखेंगे हमेशा। मतलब देखो, ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी की? अर्थ एंड ब्लॉक सिस्टम। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है, मैंने बताया तो था, कॉन्फ़िगरेशन तो सिस्टम का होगा ना भाई। ये दो पेन होने चाहिए, एक पेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या बोली जाए, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी एक पेयर ऑफ पेन की होनी चाहिए। चेंज किया, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, फिर वापस लेकर आया, फिर से वापस उतना आ गया, ठीक। तो ये किसके बीच का था? अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच का, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना, ठीक, तो यहाँ से एच हाइट ऊपर किसी भी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस एमजीएच। अभी लिखा था। और वही अगर एच हाइट नीचे होता
तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस mgh। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जिस भी जगह जहां भी रेफरेंस तुमने जीरो लिया, जैसे इनिशियल जीरो लिया था तो फाइनल कितना आ गया था, प्लस mgh, एच आई के ऊपर था, और फाइनल को जीरो माना तो नीचे कितना था, माइनस mgh था ना। तो वही मैंने बोला कि अगर यहाँ पे जीरो है तो एच आई के ऊपर प्लस mgh और एच आई के नीचे माइनस mgh। अब इसको ना बकायदा हम लोग यूज करेंगे, तुम्हारी चॉइस है, तुम जहां चाहो वहां जीरो कर लो, ठीक। जहां भी जीरो करो उससे एच आई के ऊपर प्लस mgh लिख लेना और उससे एच आई के नीचे माइनस mgh लिख लेना। बस इतनी बात दिमाग में रहनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी को लेके। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है? उसी तरीके से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के केस में, जैसे यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, ध्यान से समझोगे इसको, स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, स्प्रिंग के है इसके स्प्रिंग कांस्टेंट, ये मास हमारा m गिवन है, ठीक है। अगर मान लो कि इसको खींच कर मैं यहाँ पे लेकर, अगर ध्यान में रखना ये x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो मतलब नेचुरल लेंथ बोलते हैं इसको, ये लेंथ x इक्वल टू जीरो इज नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ पे अगर यहाँ से x इधर खींच दो, इधर को खींच दो या x इसको कॉम्प्रेस कर दो, दोनों ही हालत में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना मैंने, कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और अगर कॉम्प्रेस भी है क्योंकि देखो एक्स का स्क्वायर है ना, तो एक्स को नेगेटिव भी रखोगे तब भी वही आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पूछोगे कि आया कहाँ से, तो वर्क निकालना पड़ेगा स्प्रिंग की वजह से, ठीक। आ गया ना आपको कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नेगेटिव ऑफ वर्क एंड स्प्रिंग फोर्स लिखोगे, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे देखो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है के एक्स, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे मान लो कि इस जगह पे था तो ये यहाँ से एक्स डिस्प्लेस था, तो इस पे फोर्स पीछे की तरफ के एक्स लग रही होगी और डिस्प्लेसमेंट देखो आगे की तरफ है ना। तो मान लो कि एक्स लेग पे जाके बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स कवर किया हमने, तो इस डी एक्स डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क करना पड़ा है वो लिख रहा हूँ मैं। तो के एक्स फोर्स हो गया मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, और दोनों के बीच का एंगल देखना 180 है ना। देख लो यहाँ पे फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है 180, तो ये -1 हो गया, तो ये प्लस हो गया, के बाहर आ गया, एक्स डी एक्स। अब एक्स कहाँ से कहाँ तक लेकर गए, 0 टू एक्स, तो देखो कि क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया, दैट इज के यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और एक्स को देखो 0, एक्स 0 पे तो इनिशियल 0 होता है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो किसी भी केस में लिखोगे तो दिस वन इज के स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो देखो ध्यान में क्या रखना है, बस ध्यान में ये रखना है ग्रेविटेशनल के कारण अर्थ और मास सिस्टम के लिए आप क्या लिखोगे, जिस जगह पे जीरो मानो उससे एच आई के ऊपर प्लस mgh, उससे एच आई नीचे माइनस mgh, ये एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, बार बार ये वर्क कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और स्प्रिंग के केस में नेचुरल लेंथ पे जीरो मानो, अब उससे एक्स इलोंगेशन हो या एक्स कॉम्प्रेशन हो, दोनों ही केस में हाफ के एक्स स्क्वायर। बस अगर इतनी बातें आपको आती हैं, ठीक, तो आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर होंगे, अब मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझोगे। जैसे देखो मान लो कि ऐसा कुछ केस है, ये ऊपर है, यहाँ से एच हाइट ऊपर एक फ्रेम है यहाँ पे जो कि स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये इसके साथ अटैच नहीं है, ये स्प्रिंग का फ्री एंड है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसका मास m स्प्रिंग कांस्टेंट थी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले इसको हमने क्या किया, इसे दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, यहां तक लेकर आए। समझ में आ गई बात, कंप्रेस किया एक्स से कंप्रेस करके इसको छोड़ दिया, ठीक। अब जैसे ही छोड़ा, सोचो जरा, जैसे ही छोड़ा वो अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा। अब क्योंकि ये इसके साथ अटैच नहीं है, कि जैसे ही नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया, इसका काम हो गया, ठीक। अगर मास अटैच होगा तब वो उसको आगे खींच कर लेके जाता, अब यहाँ पे इनका कनेक्शन टूट गया। अब ये मास क्या होगा, इसके पास कुछ अपनी स्पीड होगी, वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। अब उस स्पीड से वो इस कॉर्नर पे आएगा, ठीक, और इस कॉर्नर के बाद पूरा खाली जगह है, ठीक है। अब वो नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। तो क्या मैं ये बोलूं कि जितनी वेलोसिटी यहाँ पे होगी उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पे होगी, बताओ तो, सोच के बोलो कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि जितनी स्पीड यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी। क्यों बोला ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस था, फ्रिक्शन होता तो वो एनर्जी को लॉस करके का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती, लेकिन फ्रिक्शन तो है नहीं,
तो अब लॉस कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी सेम रहेगी। तो जितने से ये इस सरफेस को छोड़ेगा, मतलब इस स्प्रिंग के साथ कनेक्शन यहाँ से टूटेगा इसका, उतनी स्पीड यहाँ होगी। अब ये v स्पीड से ऐसे क्या होगा कि यहाँ से ऐसे करके ये नीचे गिर जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि ये कितना दूर जाकर गिरा, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने इसमें दो चीजें इंक्लूड कर दी, एक को आप जो वर्क एनर्जी पढ़ रहे हो वो, दूसरी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ऐसा कुछ याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन का जब मैंने क्लास लिया आपको बताया था ना, ये एक्स क्या होता है, एक्स मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट, अगर ये हाइट h है, v स्पीड से जंप किया है, तो ये x जो होता है वो कितना होता है, v अंडर ऑफ रूट 2h/g। याद है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और चलो जिस बच्चे को नहीं भी याद है तो ये निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा टफ पार्ट नहीं है बेटा, ये आसान है। कैसे निकलेगा बताओ तो, सोचो, याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है, जिस समय यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ y मान लो और इधर को x मान लो। ठीक, वही प्रोजेक्टाइल मोशन का ही केस में बता रहा हूँ, जो अलग ही मैंने बताया हुआ है आपको, एकदम बिल्कुल हर एक लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा करो, क्योंकि जो भी चीज यूज होगा ना मैंने ऑलरेडी पहले से बताया होगा। ठीक, और जो नहीं बताया होगा उसको पहले डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद ही तब आपके ऊपर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो बहुत ध्यान से देखो। तो ये एक्स हो गया v से फेंका, और ये देखो ये y है, जो अब यहाँ से ऑब्जेक्ट जो गिरेगा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा g, ये सबको पता है। ठीक, अगर y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो तो y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, uy की प्लस हाफ ay की स्क्वायर। याद करो, ये तो बेसिक रिलेशन है। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट इधर फायर हुआ एक्स डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 प्लस हाफ, देखो नीचे को पॉजिटिव माना है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे है तो g, तो हाफ g की स्क्वायर। और मतलब ये वो टाइम है जिस टाइम में पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है h, तो यहाँ क्या लिख देंगे h, तो देखो टाइम आ गया 2h/g अंडर ऑफ रूट। इतने देर में वो यहाँ पहुंचा होगा। ठीक, उतने देर में कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, तो एक्स डायरेक्शन में लिख लो ux की प्लस हाफ ax की स्क्वायर, है ना, और ax क्या है 0। क्यों एक 0 है भाई, क्योंकि पार्टिकल जो है ना मोशन अंदर ग्रेविटी को हो रहा है, फोर्स तो नीचे लग रहा है, इधर की तरफ कोई फोर्स तो लगा नहीं है, तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। ux कितना था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी v तो था जिससे फेंका, तो v टाइम इतना लग गया 2h/g, देखो x आ गया ना, तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, मैं जस्ट मैंने टाइम कंज्यूम करने के लिए, बचाने के लिए मैंने ये डायरेक्टली याद करके रखा हुआ है, तो मैंने बता दिया, जिसको याद नहीं है वो निकाल ले ऐसे बकायदा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है बेटा, कि ये वाली स्पीड फाइंड कर लेनी, क्योंकि स्पीड फाइंड हो गया उसको यहाँ रख देंगे, बाकी चीजें को पहले से गिवन है, ये अच्छा है। ठीक, समझ में आ गया, एक्स निकल जाएगा, तो यहाँ स्पीड निकालना है। तो अब सोचो जरा, अब जरा देखो, हमेशा ध्यान रखना कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में मैंने बताया कि मैं डिस्कस कर रहा था, जब भी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स काम करे, उसके अलावा बाकी सारे फोर्सेस के कारण वर्क 0 हो जाए, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व होता है। सोचो जरा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो एनर्जी होता है वो रीस्टोरिंग होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गई बात। ठीक, यहाँ अजान हुआ, मुझे लगा कि 1 o'clock हो गया क्या, लेकिन आज तक समय से पहले इन्होंने अजान कर लिया। अब मुझे नहीं पता किस कारण से किया है, कोई बात नहीं है। हाँ, तो मैंने आपसे ये बात बोला कि यहाँ पे क्या कर रहा था, हाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है, सोचो मैंने क्या बोला था कंजर्वेटिव फोर्स को लेके, कि एक पूरी की पूरी रोटेशन में, मतलब फुल रोटेशन में एनर्जी जो होती है जितनी लॉस हुई अगले में उतना गेन हो जाता है, कोई लॉस नहीं होता। इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ कंजर्वेटिव काम करे, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अगर कंजर्वेटिव के अलावा किसी और ने वर्क किया तो वो एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। तो फिर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को फाइनल मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ एनर्जी इनिशियल का को लॉस हो गया ना। समझ आ गई बात। इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं हम लोग, जब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज 0 हो जाए एक्सेप्ट कंजर्वेटिव। अब ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इसी को बोलते हैं। ठीक, अब सोचो जरा, इस बात को ध्यान में रखोगे, मैं लिख देता हूं।
when work done by all the forces equal to 0 except conservative force, ठीक। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? यू, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। दैट इज कॉल्ड द एनर्जी कंजर्वेशन। जिस तरीके से याद करो, मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने बताया था ना। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? जब बॉडी के ऊपर लगने वाले जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है उनका वेक्टोरियल सम 0 हो जाए, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाए, इट मींस नेट फोर्स 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो कंजर्व हो गया है। समझ आ गई बात ना? लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन कब होता है? व्हेन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, इतनी बातें जैसे समझ में आई। अब एक बार जरा ध्यान से देखो, मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक। अब सोचो कि जरा कौन कौन काम कर रहा है इसके ऊपर। देखो कि जरा यहाँ पे मैं अगर इस पे बना दूं कि इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। देखो जब यहाँ कंप्रेस हो गया तो इसके ऊपर फोर्स के एक्स करके या कुछ भी स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा कि स्प्रिंग को कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। इसको कोई छोड़ दो, इसने कोई काम किया होगा तो भले ये काम करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन में इसके वर्क का, ठीक है ना, होना या ना होना कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। नहीं होने का तो कोई सवाल ही ना। अगर नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा और अगर हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक। तो इस मतलब कंजर्वेटिव जैसे दिखे उसके कारण वर्क देखने की जरूरत नहीं है, वो तो मान लेना कि वो तो हमारे पास अवेलेबल है। उस अगर ये है तब भी एनर्जी कंजर्व होगा, नहीं है तब भी एनर्जी कंजर्व होगा, ठीक है। बाकियों के कारण देखो, नॉर्मल देखो परपेंडिकुलर है, एमजी परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि इसके कारण वर्क 0, तो अकेला वर्क तो बेचारा यही कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? यू इनिशियल। देखो याद करो, नेचुरल लिंक पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। तो देखो जिसको फाइनल यहाँ पे 0, देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। इनिशियल देखो एक्स से कंप्रेस किया था तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ से छोड़ा तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 थी ना, जब दबा के छोड़ा तो इस समय इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। तो देखो वेलोसिटी आ गई कि अपॉन एम अंडर ऑफ रूट इनटू एक्स। इतनी वेलोसिटी के साथ ये इस स्प्रिंग को छोड़ेगा और वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा। इस वेलोसिटी को उठाकर इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ध्यान से रखना है। देख रहे हो ना, आसान है बिल्कुल, है ना। चलो इसको लिख लो जल्दी से। और देखो बच्चों, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा गिवन है, यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है, ये ऐसे फ्री एंड है इसका, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको रेस्ट से छोड़ दिया, सरफेस जो है वो स्मूथ है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा गिवन है। क्लियर है बेटा? तो आपसे पूछा, अच्छा ये वाली जो डिस्टेंस है ये गिवन है, मान लो कि ये एल है। क्लियर है? तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, एम मास है इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, ठीक है। इसको छोड़ोगे, ये नीचे की तरफ आएगा, स्मूथ सरफेस है, ठीक, कोई फ्रिक्शन है नहीं, नीचे की तरफ आएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। जैसे इसको हिट करेगा, अब इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके करके एक जगह ऐसा आएगा जहां पे जाकर उसकी वेलोसिटी रुक जाएगी, इसको बोलेंगे मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक। यही वाली वैल्यू आपको बतानी है कि ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक। तो मान लो कि ऐसा जो भी सवाल तुम्हारे पास है, कैसे करेंगे एक बार चेक करो। यहां से चलकर यहाँ के बीच में
यहाँ पे एक स्प्रिंग अलग से आ गया है, उसको बाद में देखेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे देखो मतलब ये पोजीशन 1 मान लो, ये 2 है और ये फाइनल 3 है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर से एक नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी नीचे। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, आपको याद होगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में mg sin ऑफ थीटा, याद है सबको। और ऐसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक, नॉर्मल के कारण वर्क 0 है, क्यों, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वर्क कैन बी नॉर्मल, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि क्या हो गई हमारी 0, ठीक। और mg cos थीटा की वजह से भी 0, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, तो mg sin थीटा काम कर रहा होगा, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे हिट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ करके इसको दिखा रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस बीच में कहीं भी होगा, मान लो कि यहाँ पे, तो स्प्रिंग को ये दबा, तो स्प्रिंग इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही होगी, ऐसे कुछ स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा, तो ग्रेविटेशन अभी भी काम कर रहा होगा, है ना। इसका mg cos थीटा इधर लग रहा होगा और mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, तो mg cos थीटा के कारण वर्क 0 बोल दो, नॉर्मल के कारण वर्क 0 बोल दो, क्यों, क्योंकि दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है। काम कौन कर रहा होगा, mg cos थीटा एंड स्प्रिंग, और दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस है, दोनों की वजह से जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, ठीक है। मतलब ये बात क्लियर होगी कि यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंचने में ओवरऑल जिसने काम किया है वो है ग्रेविटेशन, ठीक है ना, मतलब फोर्स ड्यू टू अर्थ, एंड दूसरा स्प्रिंग, और दोनों ही खुशकिस्मती से कंजर्वेटिव फोर्स है ना। इतनी बात जैसे ही समझ में आई हमें, तो हमारे दिमाग में तुरंत सबसे पहला इक्वेशन कौन सा दौड़ जाना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन। बात समझ में आया या नहीं आया, बोलो 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 बोलो, आया समझ में, वेरी गुड, ठीक, तो ये समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। अब जैसे ही हुआ, क्योंकि वर्कर भाई नॉर्मल क्या हो गया 0, काम किसने किया, स्प्रिंग और अर्थ ने, ठीक, और वो दोनों कंजर्वेटिव है, तो उनका रोल एनर्जी को लॉस करने में होता नहीं है, वो कोई एनर्जी को लॉस करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा यहाँ पे पहले पोजीशन से लेके सीधा लास्ट पोजीशन पे, मतलब पहले पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे पोजीशन पे, सॉरी, पहले पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पहले पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू तीसरे पर पोटेंशियल एनर्जी 3 पे, एंड पोटेंशियल एनर्जी किस पे, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी 3 पे, ठीक है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। अब सोचो जरा, बहुत ध्यान से अगर देखा जाए तो एक बार देखो, पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के कारण जब भी लिखना हो, ठीक है ना, या अर्थ मास सिस्टम का लिखना हो, तो किसी एक जगह पे 0 चूज कर लेते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे 0, जहां मन कर, जहां मुझे अच्छा लगेगा मैं वहां चूज कर लूंगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, ठीक है। तो U1 आपका 0 हो गया, देखो रेस्ट से छोटा तो K1 0 है ना, मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई 0 है, तो फाइनल भी 0 होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कैसे 0 हो रही है भाई वो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, किसके, एक स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ है, तो स्प्रिंग की वजह से हाफ के एक्स स्क्वायर इतना कॉम्प्रेस हुआ है, और एक यहां से चलकर यहां तक ये पूरा का पूरा इतना हाइट नीचे ऑब्जेक्ट आया है, समझ में आ गई बात। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे, ये देखो ये पूरी लेंथ, ठीक, ये एंगल देखो, ये थीटा है ना, और ये वाली हाइट मुझे चाहिए, क्लियर। अच्छा ये लेंथ कितना है, देखो यहाँ से यहाँ एल था, ये कितना है एक्स, तो ये पूरा लेंथ कितना आ गया एल प्लस एक्स, है ना, समझ में आ गई बात। सो एल प्लस एक्स ये पता है, हमें एक्स चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, गिव सॉरी परपेंडिकुलर तो एच है ना, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, क्लियर। तो यहां से मैं लिख दूंगा एच इज इक्वल टू एल प्लस एक्स साइन ऑफ थीटा, इतना को लिख गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एच हाइट नीचे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, माइनस एम जी, और ये वाली हाइट कितनी निकाली है हमने, एल प्लस एक्स साइन ऑफ थीटा, क्लियर। ये हो गई अर्थ और मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थर्ड पोजीशन पे, ये हो गई स्प्रिंग पोटेंशियल, स्प्रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थर्ड पोजीशन पे, ये रहा इनिशियल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पोजीशन पे, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पोजीशन पे, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितना देखो यहाँ आकर रुक गया, तो वो 0 हो गया, समझ में आ गई बात। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो देखो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन का स्प्रिंग निकल कर आ गया,
ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है ना एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है, मैं वहीं पे यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक, अब आगे चलते हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन तो ये हो गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये बढ़िया सवाल है कि इन सब इन सारे क्वेश्चंस को करोगे बढ़िया से अच्छे से करोगे। ठीक है, और देखो, अब जैसे मान लो कि ये कोई इंक्लाइन सरफेस सरफेस पे इसको ले लिया। अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग था, नेचुरल लेंथ में था, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है ना, ये नेचुरल लेंथ, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ था कि इसको रेस्ट से छोड़ दिया, मतलब स्प्रिंग जो ऐसे था, यहाँ हाथ मैंने लगाया, ऐसे उसको नेचुरल लेंथ में रखा हुआ था और हाथ को अपने से खींच लिया। ठीक, जैसे खींचोगे ये क्या होगा कि इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, mg, और क्योंकि नेचुरल लेंथ में है तो नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग कोई फोर्स अप्लाई नहीं करती तो कोई नहीं, तो ये mg क्या करेगा, नीचे खींचेगा इसको, तो नीचे खींचते 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 एक जगह पे जाकर फाइनली इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो आपसे पूछी गई है कि बताओ स्प्रिंग में ये मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हुआ, ये सवाल है। क्यों, मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग बताओ। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इस पूरे सिस्टम में सोचो कि जरा कौन कौन सा फोर्स लगा। एक अर्थ ने पुल किया इस ऑब्जेक्ट को, ठीक, और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव, अर्थ के कारण जो फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव, ठीक है। इसका मतलब उसके अलावा कोई और फोर्स तो लगा ही नहीं है, मतलब बाकियों के कारण सारे वर्क जीरो हो गए। ठीक, मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि इनिशियल और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ चुपचाप इसको इनिशियल पोजीशन मान लूंगा और इसको फाइनल पोजीशन मान लूंगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल। हमेशा याद रखना बेटा, इसको करने से पहले मैं बार बार फोर्सेज देख रहा हूँ, फोर्सेज के कारण वर्क, है ना, ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है, तो बहुत ध्यान से रखना बेटा, क्योंकि ये बातें तुम्हारे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही लिखी जाके हर जगह नहीं लिखी जाती जब तक कि आप डिसाइड ना कर लें कि वर्कन बाई ऑल द फोर्सेज जीरो है एक्सेप्ट कंजर्वेटिव। ठीक है, तो लिखते वक्त बहुत केयरफुल लेना। ठीक है, क्योंकि इस केस में स्प्रिंग और अर्थ के अलावा किसी और ने काम नहीं किया है, तो हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। अब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखी जाएगी ना। अब मान लो अर्थ और मास सिस्टम के लिए लिखने के लिए हम किसी एक जगह पे जीरो मान लेते हैं। बताओ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऊपर ले लिया था जीरो, चलो इस बार यहाँ जीरो ले लेते हैं, देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो मान ली है। तो यहाँ से एच हाइट ऊपर कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, कोई ये हाइट कितनी है, एक्स है, mgx। क्लियर है, अब सोचो जरा, वहां पे पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgx, ठीक, और काइनेटिक एनर्जी वहां कितना है, जीरो। अच्छा देखो, स्प्रिंग के कारण यहाँ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ नेचुरल लेंथ में इलोंगेशन तो है ही नहीं, तो जब इलोंगेशन और कंप्रेशन होगा तभी कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नेचर में होगा। ठीक, चलो फाइनल, फाइनल जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ देखो तो यहाँ ये अर्थ मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। अच्छा कि कोई स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो गया, कितना खिंच गया है स्प्रिंग, एक्स, के स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहाँ चल के पोटेंशियल वेलोसिटी क्या होगी फाइनली, जीरो, रुक गया ना। मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब क्या है कि जहां तक जाके रुका है, और अगर वेलोसिटी यहाँ रह जाएगी तो और नीचे जाएगा, तो मैक्सिमम इलोंगेशन का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट जाकर रुकी है और इसके बाद ऊपर की तरफ भाग जाएगी, क्यों, क्योंकि ये उसको खींच लेगा ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गई बात। और कुछ बचा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो वेलोसिटी जीरो, तो जीरो आ गया, तो देखो एक्स कितना आ गया, 2mg डिवाइडेड बाई के, हो गया, सॉल्व हो गया। डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन एसएचएम में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन मैं एसएचएम से पहले ही तुम्हें सब कुछ सिखा दे रहा हूँ। क्या समझ में आ गया, क्लियर। ये क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, याद रखना इसको, के इसके स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बेटा, चलो आगे चल के, ठीक, ये क्वेश्चन एक हो गया। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मान लो कि सिंपली मैं तुम्हें पूछता ऐसे,
और कुछ क्वेश्चन नेचर में और कैसा क्वेश्चन लाया जाए, कि स्प्रिंग वगैरह वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप इसके ऊपर कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये स्फीयर है, स्मूथ स्फीयर, मतलब ऑल के सर्फेसेस आर स्मूथ, ये यहाँ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सरफेस को रखा हुआ, ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में भी किया था हमने, याद है आप लोगों को। इसकी रेडियस मान लो कि आर गिवन है, ऑब्जेक्ट की साइज स्फीयर के कंपेयर में बहुत छोटी है, इसलिए वो जो डिस्टेंस है सेंटर से उसको आर ही कंसीडर करना है, ओके। स्मूथ स्फीयर है, तो क्वेश्चन ये बोला गया कि स्फीयर को हमने एक एक्सेलेरेशन ए प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। ए एक्सेलेरेशन से आगे की तरफ जाने लगे, बताओ कितने एंगल पे जाके ऑब्जेक्ट जो है वो स्लिप कर जाएगा, मतलब इससे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। एक बढ़िया सवाल मैंने केमिस्ट्री से पूछा है, बहुत ध्यान से देखो, कितने एंगल पे कॉन्टैक्ट इस ऑब्जेक्ट का ब्रेक होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी किया था, आगे पिछले क्लास में जो वर्क एनर्जी का जो क्लास था, जो पहला लेक्चर था, उसमें भी किया था, लेकिन उसमें स्फीयर को रेस्ट पे रखा था, स्फीयर मूव नहीं कर रही थी, ठीक। अब इस केस में स्फीयर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक। तो अब सोचो कि जरा, मान लो कि एक बच्चा इसके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन कंसीडर मान लो कि तुम यहाँ पे हो, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि ये पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और तुम्हें ये रेस्ट पे नजर आएगा, क्योंकि हम तो इसी फ्रेम में, मान लो कि ये घर जो है, अर्थ जो है वो ओमेगा से रोटेट कर रही है, सबको पता है कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। क्या हमें फील होता है, क्या हम देख रहे हैं कि चारों तरफ वाली जो पार्टिकल है वो घूम रही है? क्यों? क्योंकि हर एक पार्टिकल की एंगुलर स्पीड सेम है, तो हमें क्या दिखेगा, वो रेस्ट पे, मतलब हम जिस फ्रेम में है, इसीलिए अर्थ हमें रेस्ट पे नजर आती है। समझ में आ गई बात? तो हम क्या है, यहाँ पे रेस्ट पे हैं, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना होगा, एम ए, है ना। याद करो, इसको रेस्ट पे लाने के लिए हम लोग करके क्या है, जब भी आप एक्सेलेटिंग फ्रेम से बात करें तो एक स्यूडो फोर्स एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, वैल्यू कितनी होती है, मास टाइम एक्सेलरेशन, होता है ना। तो ये एम को ए इस तरफ लगा, अब इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, हमें तो ये रेस्ट पे दिख रहा है अब, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ पे आएगा, इसका कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक मतलब यहाँ जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था, वो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? तो मान लो कि ये जो केस हुआ है, ये किस थीटा एंगल पे जाके ऐसा काम हुआ है, जहाँ पे नॉर्मल जीरो मतलब कॉन्टैक्ट ब्रेक, ठीक है। अब जैसे कि इसके ऊपर फोर्स और कौन कौन सा लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो एमजी का ये कंपोनेंट एमजी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में एमजी साइन ऑफ थीटा। ये बात तो हमें पता है, क्लियर, समझ में आ गई बात। और यहाँ देखो, यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, तो देखो कि फोर्स कैसा लगा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो देखो पार्टिकल जो है यहाँ से चलकर यहाँ पे पहुंची है, तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना और वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, हो रहा है, हुआ है ना। इसका मतलब इसने भी काम किया होगा, ये जो स्यूडो फोर्स है इसने भी काम किया है, ठीक। और ग्रेविटी के कारण भी काम हुआ है। तो क्या इस केस में आप एनर्जी को कंजर्व करोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि चलो मैंने मान लिया कि जो फोर्स जो है अर्थ के कारण ये कंजर्वेटिव है, लेकिन ये को कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। और इसने काम भी किया, देखो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अब एनर्जी कंजर्व हो या ना हो, वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर जगह वैलिड है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सवाल ये है कि वर्क डन बाय कौन कौन सा लग रहा है, एक तो स्यूडो फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख देता हूं पहले, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल को रेस्ट से छोड़ा था, ठीक है, तो ये जीरो हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि यहाँ पे v है, यहाँ वेलोसिटी v है, ठीक है। तो अच्छा, एक इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जहाँ पे नॉर्मल जीरो हुआ, वहां पे mg cos थीटा जो होगा वो mv स्क्वायर बाई r के इक्वल होगा। क्या मैं लिख सकता हूँ ये? देखो, कोई ऐसी बहुत, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है ना, तो वेलोसिटी इस तरफ। अच्छा, ये इक्वेशन लिखना गलत हो गया, क्यों गलत हो गया बेटा, सोच के बताओ कहाँ गलती कर गया मैंने। क्योंकि इसमें मैंने तो स्यूडो फोर्स को कंसीडर ही नहीं किया, स्यूडो फोर्स भी तो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, उसका एक कंपोनेंट होगा, तो मैंने वहां कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, ये इक्वेशन को हम लिख नहीं सकते अभी फिलहाल, लिख सकते हैं बट अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। सिर्फ यहीं पे बात करते हैं।
अब जैसे देखो, बहुत ध्यान से देखो, समझोगे इसको। तो स्यूडो फोर्स ने कितना काम किया, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे जाकर उसने कॉन्टैक्ट छोड़ा है, तो ये हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सो ये एंगल कितना था, ये एंगल थीटा था, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, क्लियर है, समझ में आ गई बात। सो अब बहुत आसानी से अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्या है, ये रेडियस है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक आर साइन ऑफ थीटा। सो ये वाली लेंथ कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, आर माइनस आर कॉस थीटा, क्लियर है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की देखो, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी ये वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो इसके कारण हो गया एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, इतना वर्क अर्थ ने किया, क्लियर। इसने फोर्स हो गया एम ए, और डिस्प्लेसमेंट को फोर्स किधर लग रहा है, एम ए ये, और इसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यही हुआ है ना, वो कितना है, आर साइन ऑफ थीटा। सो आर साइन ऑफ थीटा, ये टोटल वर्क हुआ, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गया हमारा, क्लियर। अब इस जगह पे देखो यहाँ पे, और देखो यहाँ ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसके इस पे फोर्स देखो, इस तरफ एम ए लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स फिगर की तरफ लग रहा है, और ये रहा सेंटर की तरफ, ठीक है। ये एंगल देखो, यहाँ एंगल कितना है, थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा, तो बता दो जरा, ये देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, क्लियर है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो एम ए का ये कॉम्पोनेंट एम ए साइन थीटा ये आ गया, और एम जी का ये कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन इस तरफ, तो क्या इक्वेशन लिख देंगे कि एम जी साइन ऑफ थीटा, सॉरी कॉस है, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर सर्कुलर मोशन, देख लो ना, नेट फोर्स सेंटर की तरफ, यहाँ पे तो नॉर्मल जीरो हुआ है, नॉर्मल जीरो में तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना है, एम जी कॉस थीटा को उठाई, एम ए का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में जो कि एम ए साइन थीटा, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन और दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक, समझ में आ गई बात, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, क्लियर है बेटा। थोड़ा ये टफ सवाल है, अच्छा सवाल है, आईआईटी लेवल से ये सवाल है, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये बहुत बढ़िया सा सवाल है। समझ में आगे बात बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। तो ये बढ़िया सवाल था बच्चों, ये अच्छा सवाल है। अब जैसे वर्टिकल मोशन, अब आपको एनर्जी कंजर्वेशन आ गया, एक वर्टिकल मोशन में बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि अगर रूट 5gl से यहाँ पे फेंको, तो बता दो ये सर्कल में ऐसे घूम रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी होती है, निकाला भी था, रूट जीएल होता है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोली जाए कि यहाँ वेलोसिटी बताओ, तो देखो चाहे जो भी हो रहा हो, ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरे सर्कल में से घूम रहा है, टेंशन के कारण कितना वर्क हुआ है, टेंशन फोर्स के कारण, देखो कि ये टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ है, और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसी भी पोजीशन पे फिगर होगा टेंजेंट, ठीक, और सेंटर की तरफ है, वर्क एंड बाय टेंशन को किसी भी हाल में जीरो होना है ना, वर्क एंड बाय टेंशन कहीं भी देख लो, जैसे यहाँ पे भी मान लो, यहाँ पे भी है ऑब्जेक्ट, देखो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की अगर टेंशन फोर्स की अगर है ना, देखो एंगल 90 की, जब भी एंगल 90 को वर्क क्या होता है, जीरो, तो किसी भी जगह पे टेंशन के कारण वर्क जीरो है, इसलिए उसको लेकर परेशान होना भी नहीं। तो अकेला काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ये ऊपर भी गया, ऊपर से नीचे भी आ रहा है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है, अर्थ के कारण फोर्स है, इसका मतलब क्या है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी कंजर्व है हमारी, क्योंकि देखो हमें वेलोसिटी यहाँ निकालनी है, तो मैं एनर्जी को यहाँ से लेके यहाँ के बीच में अप्लाई कर दूंगा, ठीक, पोजीशन इसको 1 मान लेके ये पोजीशन 2 है, तो क्या लिखेंगे u1 प्लस k1 इक्वल टू u2 प्लस k2, ठीक। चलो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले, क्योंकि यहाँ से कितना हाइट ऊपर है, ये l हाइट ऊपर है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mg इंटू हाइट l, तो u1 हो गई 0, काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ
इंटू एम रूट 5gl है, तो ये कितना आ जाएगा 5gl, ठीक है ना, उसका स्क्वायर करोगे इक्वल टू U2 कितना आ गया mgl प्लस K2 कितना आ गया, बता दो जल्दी से। K2 मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी तो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो को जरा 5/2 इधर से ही आ गया, तो 3/2 रह गया, 2 गायब हो गया, तो वी कितना आ गया √3gl। ठीक, क्या बहुत डिफिकल्ट था? ऐसे क्वेश्चन को नीट में भरे पड़े हैं, ठीक, कहीं भी कुछ भी पूछेंगे। अब इसी में क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि √5gl के जगह पे मैंने क्या किया, इसको √10gl से फेंक दिया, √10gl से यहाँ पे फेंक दिया। बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो कुछ करना भी है क्या? तो बिल्कुल आसान है, देख लो ना, क्यों पूरा का पूरा काम कौन कर रहा है, अर्थ, और वो कंजर्वेटिव फोर्स है, अर्थ के कारण जो फोर्स लगी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन 1 मान लेंगे, इसको पोजीशन 2 मान लेंगे। क्लियर? यहाँ कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी 0, मान लो कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ से यहाँ का की हाइट कितनी है 2gl, तो ये कितना आ गया 2 × mgl, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी को कंजर्व कर लो, U1 + Q1 इक्वल टू U2 + K2, क्यों एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि फोर्स कौन सा लगा है, जो अर्थ अप्लाई करिए उसी के कारण वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय टेंशन तो 0 है। ठीक है, इसी वजह से U1 कितना हो गया 0, K1 कितना है हाफ इंटू m इंटू √10gl का स्क्वायर, तो 10gl आ गया ये, इज इक्वल टू U2 देखो कितना है 2mgl, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व भी क्यों करना है, 10/2 5 हो गया, तो 5gl - 2gl, ये आ गया 3gl, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा एम भी है, एम गायब हो गया, ठीक है, तो वी कितना आ गया 3 × 2 = 6gl, आंसर अपलोड हो गया, सॉल्व हो गया। क्या बहुत टफ था? बिल्कुल भी टफ नहीं था, किसी भी जगह पे निकालना हो, समझ में आ गई बात, सब कुछ आसान है। मान लो कि अगर तुमसे यहाँ पूछ गया जाता, किसी थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे यहाँ पूछ गया जाता, तो कहानी तो एक ही है बेटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लो कि वेलोसिटी v था, क्लियर, तो हमें तो बस ये वाली हाइट लिखनी पड़ेगी, ये देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये वाली हाइट निकाल लो, ये वाली हाइट तो L है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, देखो तो, देखो ये एंगल क्या है, और यहाँ पे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये कितना आ गया L cos थीटा, तो ये आ गया L cos थीटा, और यहाँ क्या आ गया, ये यहाँ से यहाँ का कितनी है L है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू mgl + L cos थीटा, हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे कि उस दूसरे पोजीशन पे ये जो 2mgl लिखा था, इस 2mgl के जगह पे क्या लिख देंगे बताओ, mgl + L cos थीटा, ये लिख गया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है, अब सॉल्व करके जो भी आ जाए हो गया। कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का हो, डजंट मैटर, ठीक। अब आपको सब कुछ सॉल्व करना आता है, एनर्जी कंजर्वेशन भी आता है, पोटेंशियल एनर्जी भी आपको समझ आ गया है, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ आपको पता है, वर्क निकालना आता है, ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना आता है। ये पूरा चैप्टर जो है सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और ये बहुत अच्छा सेशन मैंने लिया है इन लास्ट 2 क्लास, लास्ट 2 वर्क एनर्जी का सेशन, इसको जरूर से देखना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ओके, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।